कि सुप्रीम कोर्ट कितना रिजर्वेशन को लेकर कितना फास्ट जजमेंट देता रहा है कि तो उसका जो नेचर है एंटी रिजर्वेशन रहा है हमेशा से। आप कोई भी जजमेंट है हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा कि अभी भी समाज में एसटी एससी में बहुत इनइक्वालिटी है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ये 78 ईयर्स में जो स्टेट का, वो कहीं ना कहीं फेलियर रहा। ये वही बात होगी जिस तरह से गांव स्कूल के बच्चे आपस में जो बैठ के बीच बैठकर ग्रुप में जो रिजर्वेशन को लेकर जो ओपिनियन देते हैं ना, उस तरह का ओपिनियन है ये। एक जनरेशन को मिल गया तो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिला। आप हमको शिक्षा दोगे ही नहीं तो हम रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे ले लेंगे? आप हमको हेल्थ की सुविधा नहीं दोगे तो हम रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे ले लेंगे? हमारे पास पैसा होगा, शिक्षा होगा, ज़मीन होगी, तब तो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे। लेकिन उनको वाइवा में कम मार्क्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कास्ट की वजह से हमें कम मार्क्स दिए जाते हैं। और वो चाहते नहीं कि जो इस दलित आदिवासी जो बच्चे हैं, जो बहुजन कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूट में आके एजुकेशन ना ले। अगर वो एजुकेशन ले लेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। कास्ट सेंसस की बात तब करेंगे, वो रिजर्वेशन की बात तब करेंगे जब उनके सत्ता हासिल करनी होगी, जब इलेक्शन आएंगे। अब इस बार देख रहा है कि पूरे इलेक्शन वो संविधान बचाने की बात नहीं कर रहे थे, वो संविधान खतरे में इस बात का डर पैदा कर रहे थे। ये अब इनको संविधान नज़र नहीं आ रहा है, अब इनको रिजर्वेशन नज़र नहीं आ रहा है, हमारे लोग को इशू नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अब रेप होता है, आज बिहार में रेप हुआ है हमारे लोग का साथ, यादवों ने किया है रेप, यूपी में किया है। उस पर कहाँ गया सपा? वहाँ पे इंडिया अलायंस कहाँ गई? सबके सब साइलेंस है, वहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? और कांग्रेस इतना सालों से रहा है, ये जो डिमांड, तमाम तरीके का जो डिमांड है, हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का, क्यों मतलब जो एसटी से आप अगर देखेंगे IIM जैसे इंस्टीट्यूट में एक भी एसटी प्रोफेसर्स नहीं। बस ये बीजेपी को हम लोग ब्लेम करने से नहीं होगा, कांग्रेस को भी ब्लेम सिमिलर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी सरकार था। इस देश में हर पार्टी, चाहे वो गांधीयन पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो हिंदुत्व पार्टी हो, हर पार्टी चाहता है कि बहुजन पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। क्योंकि बहुजन पॉलिटिक्स सीधे ब्राह्मणवाद पे अटैक है, ब्राह्मणवाद पे चोट है, सीधे करार प्रहार आया है। एक ऐसा फैसला जिसने देश में सुर्खियां बटोर दी है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक जो कहीं न कहीं इस मसले को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा एक देश में जिस तरीके से अब समय के मुताबिक तुल पकड़ चुका है। इस वक्त मैं JNU में मौजूद हूँ और JNU में बाफसा जो संगठन है, जिसे बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन कहा जाता है, जो कि अपनी एक अम्बेडकराइट विचारधारा को लेकर मजबूती से इस JNU में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। तमाम JNU के बापसा के जो साथी हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस मसले को किस तरीके से देखते हैं और इसको लेकर उनका क्या मंशा है, किस तरीके से वो सोच रख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू। जय भीम। आपका परिचय दीजिए। वैसे तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप अपने तरीके से अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद सागर हूँ जी मैं अभी बापसा JNU यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ जी। किस तरीके से ये जब नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आया, आपका क्या कुछ इसके ऊपर में अभ्यास रहा, या फिर आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? पहले ये बात है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट कितना रिजर्वेशन को लेकर कितना फास्ट जजमेंट देता रहा है कि तो उसका जो नेचर है एंटी रिजर्वेशन रहा है हमेशा से। आप कोई भी जजमेंट है, क्योंकि जितना स्पीड से रिजर्वेशन पे जो सुनवाई होती है, बाकी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक या कोई सरकार ने तो ऐसा कोई रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्यू मोटो लिया है कि रिजर्वेशन कितना इम्प्लीमेंट हुआ है आज़ादी के 70 साल बाद। इवन 75, इस बार तो हम 76 आई थिंक जो सेलिब्रेट किए, उसके बाद ये रिजर्वेशन पूरा कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई एक साइंटिफिक जांच है, ना ही कुछ है। तो उसकी कहीं बात नहीं होती है कि कितना है, कितना बैकलॉग पड़ा है। आज़ादी के बाद जब नेहरू जी का जो लेटर है, वो बोलते कि एक चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं कि इससे मेरिट और ये एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो किस तरह से सरकार की मंशा, प्रकाश गवर्नमेंट रही 70 साल में, रिजर्वेशन को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसके बाद स्टार्टिंग में उनके पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, फिर नॉट सो फाउंड सूटेबल हो जाते हैं। फिर उसके पहले जो बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो चले, उसकी कहीं चर्चा नहीं। तो लाखों बैकलॉग वैकेंसी अभी भी पड़ी हुई हैं और उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। और अगर सरकार चाहती
तो कोई पॉलिसी लेके आती है, ना ही कोई सरकार ने कभी ऐसा जाहिर किया है। देखो ईडब्ल्यूएस रातों रात इम्प्लीमेंट हो जाता है, कहने को वो केस सब्सिडीज था कोर्ट में, ईडब्ल्यूएस का आता है तुरंत कोर्ट में चैलेंज करते हैं, कोर्ट में मामला लंबित था, उसके पहले इन्होंने रिजर्वेशन कम्प्लीटली वैकेंसी में फुलफिल स्टार्ट कर दिया है। तो ईडब्ल्यूएस का आपको एक सिंगल मतलब पोस्ट नहीं मिलेगा खाली कि ईडब्ल्यूएस ना भरी गई हो, और फैसला आता है बाद में, उन्होंने भी रेक्टिफाई कर दिया कि बिना साइंटिफिक तरीके कर दिया, और जो दलीलें दी थी वो अपने आप में मतलब एक फेवर में नहीं थी। तो दूसरा कि मंडल कमीशन का देखिए कि 1991 में आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में 2007 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 2007 में लागू हुआ था, तो उसको देखो 17-15 साल लग जाती है। ईडब्ल्यूएस रात रात ये सरकार की मंशा पे क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट, जो ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूट है वो अपनी ब्राह्मणिक हेजेमनी को मेंटेन करना चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट अपने आप में जो सब कैटेगराइज करना चाहती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, उसमें रिजर्वेशन का जो अफर्मेटिव एक्शन है हर एक व्यक्ति को मिले जो पिछड़ा है, होना भी चाहिए। लेकिन सरकार का इनका प्रयास कितना, वो अपने फेलियर को छुपाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है 7 जज का बेंच है, उसमें देखो 6 अपर कास्ट हैं, एक गवई से जजमेंट लिखवाया है, वो इसलिए लिखवाया ताकि जनता में आक्रोश ना हो, कि उन्होंने देखा 2018 में SC/ST में जो बदलाव आता है पूरे देश में एक आवाज़ उठती है, उनको फैसला बदलना पड़ता है। तो इस तरह से उन्हें किस तरह से उन्होंने एक दलित से जजमेंट लिखवा करके ये है। दूसरा है मैं बोलना चाहूँ कि जो रिजर्वेशन का आज डिबेट है उसको समझने की ज़रूरत है। किस तरह RSS BJP ने और ये एक ब्राह्मणवादी इंस्टीट्यूशन है, इसको एक इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर ये डिबेट है कि इकोनॉमिक आधार पर डिबेट शुरू कर दिया, लेकिन आरक्षण का आधार रहा नहीं, आरक्षण का आधार था अनटचेबिलिटी रहा। तो जिस तरह से सदियों से और भी हमारे साथियों से भी हाँ हाँ एक बात अभी आपने कही है कि आरक्षण का जो आधार है, आपने अभी एक बात कही कि इसका कहीं न कहीं इकोनॉमिकल कभी भी जो बेस नहीं रहा है। विश्व जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये इसका इकोनॉमिकल बेस नहीं रहा, तो उसके बावजूद भी इसी बेसिस पर ये जो जजमेंट आया है, और सबसे पहले आपका परिचय और उसके बाद में अगला सवाल मैं पूरा करूँ। मैं विश्वजीत मिंजी, मैं PhD कर रहा हूँ CSRD JNU से। कहाँ से है आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और अभी मैं बापसा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपने जिस तरीके से अपना परिचय बताया है, आप वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में आप किस कैटेगरी से आते हैं? मैं ओराव कम्युनिटी से आता हूँ, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। हाँ, तो यहाँ पर हम बात SC/ST को लेकर जो कह रहे हैं, और प्रमोद जी ने भी एक बात कही कि आर्थिक आधार पर, लेकिन SC/ST के इस जजमेंट पर ST का तो कहने की बात सुनी ही नहीं गई। इसको लेकर आपकी क्या है? क्योंकि वहाँ पर उनका पक्ष तो देखा ही नहीं गया, तो ये आपको कितना ज़्यादा जस्टिस लगा? हाँ, ये है कि जैसे जो जजमेंट में आता है कि रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं कि जो पिछड़े लाइक ST/SC है, तो उस जज में जो बेंच था, 7 बेंच, हाँ, जजेस का जो बेंच था उसमें एक ST भी होना चाहिए था। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये रियलिटी है समाज में कि विद इन SCs, विद इन STs बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जो उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन या सो कॉल्ड जो माने जो अफर्मेटिव एक्शन है उसको ग्रैब नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके लिए सरकार ने क्या किया, उनके जो एक रिजर्वेशन एक स्टैंड अलोन प्रोसेस नहीं, उसके साथ साथ और भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाइक जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एजुकेशन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर कोई नहीं काम किया। तो वो जो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब मेरे समझ से ये है कि वो एक्सेस नहीं कर पाए, तो उनमें फोकस नहीं किया। हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा कि अभी भी समाज में ST/SC में बहुत इनइक्वालिटी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ये 78 ईयर्स में जो स्टेट का, वो कहीं ना कहीं फेलियर रहा। साथी हमारे साथ है, आपका परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद आगे सकते। मेरा नाम रूपक कुमार है जी। और मैं JNU से PhD कर रहा हूँ और मैं बिहार से हूँ। जी, आप भी बापसा की किस पद पे हैं? मैं अभी नहीं हूँ, मैं लास्ट ईयर मैं ऑफिस बेरर था बापसा का, जॉइंट सेक्रेटरी था, और मैंने इस बार इलेक्शन कंटेस्ट किया जॉइंट सेक्रेटरी के लिए बापसा से। यहाँ पर जिस तरीके से बात इम्प्लीमेंट करने की भी चल रही है, क्या लगता है कि SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर एक बात भी कही गई है कि पहली पीढ़ी को जो आरक्षण रिजर्वेशन मिला है, अब कहने के उनको वह नहीं मिलना चाहिए, कितना जायज़ लगती है ये बात? जायज़ है नहीं,
ये बहुत ही इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, बहुत इनसेंसिटिव थॉट है। ये वही बात होगी जिस तरह से गांव के मतलब गांव स्कूल के बच्चे आपस में जो बैठ के बीच में बैठकर ग्रुप में जो रिजर्वेशन को लेकर जो ओपिनियन देते हैं ना, उस तरह का ओपिनियन है कि तब एक जनरेशन को मिल गया तो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिला है। सवाल एक इतना इनसेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट एक जुडिशरी का कैसे हो सकता है कि आपको क्या इस बात का एहसास नहीं कि अनटचेबिलिटी एक जनरेशन का मैटर नहीं है। भेदभाव जाति के आधार पर भेदभाव, हिंसा, रेप एक जनरेशन का मैटर नहीं है। आप इसको एक जनरेशन के हिसाब से देख रहे हैं। आप एक जनरेशन की बात कर रहे हैं जो हजारों साल से पीड़ित आ रहे हैं, आपने उसका भुगतान नहीं किया। और एक पीढ़ी जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही है, आपने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, आपने उसको प्रॉब्लमेटाइज कर दिया। बात आ रही कि अगर एक पीढ़ी अगर हमसे में से एक पीढ़ी हमारे कुछ यहाँ प्रोफेसर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ फिर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? क्या हमको उस तरह बोला जाएगा नहीं अब ये दलित नहीं रहा, अब तो ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, ठाकुर हो गया, क्या ये बोला जाएगा हमें? नजरिया तो वही रहेगा, जातिवादी नजरिया ही रहेगा। हम चाहे आईएएस बन जाए, चाहे हम सीएम बन जाए, चाहे हम राष्ट्रपति बन जाए, आप हमको दलित ही देखोगे, आप हमको आदिवासी ही देखोगे, आप हमको शूद्र ही देखोगे। नजरिया वही रहेगा। जब नजरिया वही रहेगा तो भेदभाव भी वही रहेगा आपका। आप तब भी हमको आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते आओगे। तो ये बोलना कि एक जनरेशन के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के बाद नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत ही टिपिकल सवर्णा आर्गूमेंट है जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअली में रिजर्वेशन है क्या। आप जुडिशरी के जज बन गए हो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपको रिजर्वेशन का मतलब नहीं पता। आपको ये कैसा ये आपकी सोच पे दर्शाता है कि आप इतने इनसेंसिटिव हो। भले आप पता करो कि रिजर्वेशन क्या है। ये गरीबी पीढ़ी ये सब का मैटर नहीं है कि एक पीढ़ी का मैटर नहीं है। हमारे साल 3000 साल पीढ़ियों का उसका आपने भुगतान किया, उस पे कभी आपने कभी बोला? आपने क्यों नहीं बोला? आप एक पीढ़ी देख रहे हो। आप एक पीढ़ी इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको अमीर दलित दिख रहा है। आपको अभी अगर डाटा आंकड़े उठा लें तो आपको एक अमीर दलित दिख रहा है, तो हमारे हजार अमीर दलित, हजार आदिवासी हमारे गरीब पड़े हैं। अगर हंगर इंडेक्स उठा के देख लें, कुपोषण का डाटा उठा के देख लें, तो सबसे ज्यादा कौन भुगत रहा है? वो भुगत रहे हैं जो हमारे लोग भुगत रहे हैं। आपने उस पर क्यों नहीं बोला? आपको एक अमीर की ओर नजर जा रही है। जो मास जो पॉपुलेशन है, जो गरीबी में है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास जीने के लिए जिनके पास हक की जिंदगी नहीं है, एक डिग्निटी वाली लाइफ नहीं है, आप उस पर क्यों नहीं जा रहे? जो एक मेजर प्रॉब्लम, जो मेजर पॉपुलेशन है जो सफर कर रही है, लेकिन आपको 10 दलित, 10 अमीर दलित, 10 आदिवासी अमीर आपको दिख रहा है। तो ये आपका दिखा रहा है कि आप बहुत ही अपने प्रिविलेज के अहंकार में आप अपने रिजर्वेशन के इशू को, कोर वैल्यू को नहीं समझा कि रिजर्वेशन है क्या। आप अमीरी गरीबी की लड़ाई इसलिए करो क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव रिजर्वेशन को लेकर हमेशा अमीरी इकोनॉमी का ही रहा है, इसलिए आप अमीरी गरीबी देख रहे हो आप। तो वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको मिल चुका है रिजर्वेशन पहली पीढ़ी को, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? अगली पीढ़ी को कहने के उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए वो सीट खाली हो जाएगी। ये अगली पीढ़ी के लिए छोड़ने का क्या मतलब है? अगर मेरे लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ये वो पीढ़ी जिम्मेवार नहीं है जिसको रिजर्वेशन मिला है। जिम्मेवार गवर्नमेंट है, जिम्मेवार यहाँ की जातीय संरचना है, जिम्मेवार यहाँ के ब्राह्मणवादी सोच है। अगर आप कह रहे हो कि हमको छोड़ देना चाहिए, पहली बात कि हमको रिजर्वेशन हम छोड़ने वाले नहीं है। रिजर्वेशन हमारा हक है और उनका भी हक है, और हम उस हक के लिए बोल रहे हैं जिनको अभी तक हमारे लोगों में रिजर्वेशन नहीं मिला है, और उसका रिजर्वेशन नहीं मिला, हम उसके लिए बोलेंगे। और उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है। इसके लिए आप जिम्मेवार हो। आपके पास संसाधन है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस है, आपके पास पॉलिसी है, पॉलिसी बनाने का अधिकार है आपके। पूरी स्टेट मशीनरी आपके पास है। आप संभालिए उसको। अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट इसलिए लिए हैं क्योंकि हम यहाँ से DU BHU और इस जगह से पढ़ के आए, हमको शिक्षा मिला, तब हम रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए हैं। आप हमको शिक्षा दोगे नहीं तो हम रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे ले लेंगे? आप हमको हेल्थ की सुविधा नहीं दोगे तो हम रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे ले लेंगे? हमारे पास पैसा होगा, शिक्षा होगा, जमीन होगी, तब तो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे। आप उस पर नहीं जा रहे हो। आप एक बहुत बड़ा समस्या को छिपा रहे हो आप, जो कि संपत्ति का असमान वितरण है, इकोनॉमिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, उसको आप छिपा रहे हो आप।
क्योंकि आप वो नहीं चाहते कि उसका समान रूप से वितरण हो। अगर वो समान रूप से वितरण होगा तो हर कोई रिजर्वेशन का हक लेगा, हर कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। मैं मेरे गांव में अगर जो यहाँ पे जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उसको इसलिए नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि हमारे लोग जो जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है उनके वजह से इसलिए मिला, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में भेज सके। आप इस पे क्यों नहीं आ रहे हो? और भी हमारे साथी है, अगर जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की, जातिवाद की बात हो रही है, गाँव में खास तौर पर ये कहा जाता है कि गाँव ये मनुवाद के गढ़ होते हैं, यहाँ पर मनुवाद आसानी से आपको दिखता है। अगर जेएनयू की बात करेंगे, तमाम तरीके की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, जातिवाद कैसे महसूस होता है, या फिर है भी या फिर नहीं है? क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये जिस तरीके से बयान दिया है, उनका ये कहना है कि जातिवाद या इस तरीके से कोई आवश्यकता ही नहीं है ही नहीं। जय भीम साथी। मेरा नाम सतीश कुमार गौतम है और मैं बापसा का इस समय ट्रेजरर हूँ। तो जिस तरीके से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गांव में होता है और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बट जो गांव में होता है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती है, कुछ चीज़ें आपको दिखती है बट कुछ चीज़ें दिखती नहीं है। जैसे सपोज कि गांव वगैरह में तो ऐसे ही अनटचेबल की तरह बिहेव करते हैं लोग कि हमारे यहाँ पानी मत पियो, बैठो मत, समथिंग लाइक चीज़ें लेकिन दिख जाती है। बट यहाँ पे अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आते हैं, आईआईटीज़ में जाते हैं, आईएम में जाते हैं, तो वहाँ जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है वो किस बेसिस पे होता है, उसका आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप कभी उस पे इंक्वायरी नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है वो बहुजन छात्रों का होता है। वो किस वजह से होता है आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कहता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तो गलत बात है, होता है बट इनडायरेक्ट रूप में होता है कि इस तरीके से क्या-क्या उस पैमाने मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे सपोज कि हमारे लोग क्या है करते हैं कि क्वालिफाई करके जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं, लेकिन उनको वाइवा वाइवा में कम मार्क्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कास्ट की वजह से हमें कम मार्क्स दिए जाते हैं और वो चाहते नहीं कि जो इस दलित आदिवासी जो बच्चे हैं, जो बहुजन कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूट में आके एजुकेशन ना लें। अगर वो एजुकेशन ले लेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। इस तरीके से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वाइवा वर्सेस में हमें कम से कम मार्क्स दिए जाते हैं, 0.7 मार्क्स दिए जाते हैं, 1 मार्क्स दिए जाते हैं, 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ये कोई मार्क्स होता है? अगर हमारे बच्चे बहुजन तबके के बच्चे हैं, जो इंटरव्यू में बैठते हैं, कितना भी उनका खराब जो भी बैड इंटरव्यू जाता है, लेकिन फिर भी 1 या 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन किसी-किसी हमारे बहुजन स्टूडेंट को 0.7, 0.6 या डेसिमल में उनको इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं। ये क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही है जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं। प्रमुख जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया है, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो संसद और जो राष्ट्रपति के पास में तमाम जो अधिकार थे, वो कहने की अब स्टेट की जो गवर्नमेंट है इसके पास चल जाएँगे। अगर ऐसा हो जाता है इस जजमेंट के आधार पर, इसका क्या कुछ परिणाम होगा? देखो, अगर जजमेंट को देखो, अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ। जो आर्टिकल 341 का जो आर्टिकल जो क्लॉज ए कहता है कि किसी को भी ऐड करने का और कम करने का जो भी है, लिस्ट से डिलिस्ट करने का पावर जो संसद के पास है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो वो पावर बाबा साहब ने इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, जो संसद को दी थी, कि संसद एक लोगों से चुन के जाती है। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है। स्टेट को इसलिए नहीं कि वो जानते थे कि स्टेट में, इंडिया में डाइवर्सिटी है, कि स्टेट अपने अकॉर्डिंगली अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किसी कम्युनिटी के हित, एक किसी कास्ट को, पार्टिकुलर कास्ट के लिए वो इसे पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करेगा। इसलिए बाबा साहब ने सारी पावर पार्लियामेंट को दी है। तो वो भली बात है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें ये पावर है ना स्टेट, ये उसमें क्लियरली नहीं किसकी पावर है। अब स्टेट को दी है तो स्टेट अपने एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ करेगा कि जिस कास्ट को, जो कास्ट असर्टिव हैं, जिसमें उनको साइडन करके, जो उनको कास्ट को जिसका बाहुल्य है, उसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ करेगा, उनको मौका देगा। तो वो लिस्ट डिलिस्ट करने का जो राइट जो स्टेट को दे रखा है जिस इस जजमेंट के थ्रू, वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं जानना चाहूँगा कि देश के अंदर अभी जो 24 का इलेक्शन गया, यहाँ पर देखा गया कि भारत के संविधान को बचाने की बात की गई,
यहाँ तक कि रिजर्वेशन को लागू करने की बात की गई, जातिगत जनगणना कराने की बात की गई। लेकिन अब ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को लेकर उनका जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा की बात करेंगे, इनका जो स्टैंड है साफ नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? इसका वजह बिल्कुल साफ है कि ये सामंतवादी ताकतें या ब्राह्मणवादी ताकतें हैं। इनकी मंशा सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट पे है, राजनीतिक लाभ पे है। वो कास्ट सेंसस की बात तब करेंगे, वो रिजर्वेशन की बात तब करेंगे जब उनके सत्ता हासिल करनी होगी, जब ये इलेक्शन आएंगे। अब इस बार देख रहा है कि पूरे इलेक्शन वो ये संविधान बचाने की बात नहीं कर रहे थे, वो संविधान खतरे में इस बात का डर पैदा कर रहे थे। वो अभी इसको समझने के चाहिए, वो इस डर को पैदा कर रहे थे। और क्योंकि ये उनके पास ही जिस तरह से बीजेपी एक डर का पॉलिटिक्स कर रहा है कि हिंदू खतरे में, अब उनको एक पॉलिटिक्स को नया रूप देना है कि किस जनता के बीच। क्योंकि अगर आप उनको समझ में आएगा कि वो पॉलिटिक्स को नया रूप देना है, तो इन्होंने क्या कि बीजेपी सीधे धर्म को खतरे में बता रहा है, तो ये बता रहा है संविधान खतरे में। अब समझिए कि दोनों आवाजें कहाँ से आ रही है। एक ऐसा है जो बिल्कुल, जो एक बामन ऐसा है जो एकदम कंजर्वेटिव बामन है, और एक लिबरल बामन है। दोनों बामन है, लेकिन फर्क क्या है? विचारधारा का है, लिबरल होने का और ऑर्थोडॉक्स होने का, कंजर्वेटिव होने का। दोनों, लेकिन कॉमनिटी कहाँ पे है? डर का पॉलिटिक्स। कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। एक डर धर्म खतरे में, वो बता रहा है, और एक संविधान खतरे में है ये। और पूरे इलेक्शन में इन्होंने इस पूरे इलेक्शन में यही किया कि संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है। और जब जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, यही सपा इस पे स्टैंड लेता है। कांग्रेस ने भी बिल्कुल, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, एक स्टेटमेंट तक नहीं आया कि हाँ सब क्लासिफिकेशन का आपको बेनिफिट मिल रहा है, कि हाँ ये सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नुकसान क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक कैसे है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका फायदे पता है आपको, लेकिन किस लेवल पे नुकसान करेगा कम्युनिटी को, एक पॉलिटिक्स को, आपका इस बात पे आप नहीं जा रहे हैं। तो अब वो बहुत ही अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में, वो तभी तक चिल्ला रहे थे जब इलेक्शन था। इलेक्शन खत्म होते ही ये अब इनको संविधान नजर नहीं आ रहा है, अब इनको रिजर्वेशन नजर नहीं आ रहा है, हमारे लोग को इशू नजर नहीं आ रहे हैं। ये अब रेप होता है, आज बिहार में रेप हुआ है हमारे लोग का साथ, यादवों ने किया है रेप, यूपी में किया है। उस पे कहाँ गया सपा? वहाँ पे इंडिया अलायंस कहाँ गई? सबके सब साइलेंस है। वहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे? नील आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु में हत्या कर दी जाती है, क्या वो दलित नहीं था? क्या जब दलित की हत्या होती, जब इलेक्शन के बाद हत्या होता है, तब संविधान, जब दलित मारा जाता है संविधान खतरे में नहीं आता है। इलेक्शन आएगा तो संविधान खतरे में हो जाएगा। जब हमारे अधिकारों को हनन किया जाता है, हमारे अधिकार को लूटा जाता है, हमारे लोग को रेप किया जाता है, हमारे लोगों को नंगा घुमाया जाता है, तब आपको संविधान खतरे में नहीं आता है। जब इलेक्शन आएगा तब खतरे में आएगा, संविधान खतरे में नहीं जाए। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स को एक भय का पॉलिटिक्स है, अपर कास्ट पॉलिटिक्स का क्रिएशन है, कि वो भय का राजनीति करते हैं। और भय का राजनीति सिर्फ करते हैं, वो हमारे लोग में भरते हैं, वो कि संविधान खतरे में, अब बचा लो। हमारे लोग बहकावे में आए और वोट दें। और ये देखिए कि हमारे लोगों ने संविधान की इस इलेक्शन में ये पता चला कि हमारे लोगों के बीच संविधान की क्या वैल्यू है। भले उन्होंने डरा के वोट लिया, पर वोट दिया संविधान के नाम पे। लेकिन अब लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं, अब जब जैसे ही रिजर्वेशन का मसला आया, SC/ST का मसला, वो हिपोक्रेसी दिख गई कि इनका इंटरेस्ट वो नहीं है। आप उनको समझिए कि बहुजन ही ताकते हैं, बहुजन राजनीति ही है जो सिर्फ बहुजन हितैषी की बात कर सकता है, जो बहुजन हितैषी की राजनीति कर सकता है। बहुजन हितैषी ने कभी भी डर का सहारा नहीं लिया। तो यही चीज़ है कि ये पॉलिटिक्स का, जो भय का पॉलिटिक्स है, अपर कास्ट का क्रिएशन है। क्या बोल रहे थे साथी? और एक्चुअली यही वाला कि जो आरक्षण पे रिजर्वेशन आया है ना, जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो प्रकाश बेनेवलेंट नेचर, मतलब एक सपोर्ट में आ गए हैं, तो उनका नेचर देखोगे तो आरक्षण के हमेशा विरोध में रहे हैं। एक आपकी बात को मैं बात दूसरी जोड़ना चाहूँगा कि अब देश में यूनिवर्सिटी के बाहर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन जेएनयू में अगर देखते हैं तो बापसा के अलावा तमाम जो संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, उनका क्या रवैया है, वो किस तरीके से इस मुद्दे पर स्टैंड कर? बापसा, मैं बताऊँ कि बापसा इंडिपेंडेंट है, तो बापसा का एक अपना ओपिनियन है। बापसा किसी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं आती। बाकी कैंपस में पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना स्टैंड क्लियर नहीं, तो इसलिए इनका क्लियर नहीं है। उनको ऊपर से डायरेक्शन आता है, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, उनका डायरेक्शन। जब पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्लियर है तो इनका कहाँ से होगा? तो बापसा किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो अपना इसलिए एक अपना ओपिनियन रख रहा है।
तो वही है कि रिजर्वेशन को लेकर के जो एंटी रिजर्वेशन रहे हैं, जब सब कैटेगराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट जब सुन कर रहा था, तो उसने सब स्टेट से बुलाया था कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो कि इस पे एक, क्योंकि ये थोड़ा वैसे पेचीदा मामला है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, वकील भेजिए। तो कांग्रेस से सिब्बल भेजा, आम आदमी पार्टी ने अपना वकील भेजा है, बाकी पार्टी ने भेजा है, लेकिन किसी ने भी इस तरह से इस पे ऐसी दलील नहीं दी जो चीज़ हो कि एक साइंटिफिकली प्रूव करे कि रिजर्वेशन का आधार क्या था क्या नहीं है। बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी से सिंपली जजमेंट दे दिया है। तो जजमेंट बेसिकली था कि एससी का जो सब कैटेगराइजेशन था, जो देवेंद्र बनाम जो पंजाब वाला केस है, वो वाला केस था, लेकिन क्रिमिनल को उन्होंने साइड में जोड़ दिया और एसटी का यूं ही इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से किस तरह से ये इन्होंने जो काम संसद ने, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाई, वो संसद ये जुडिशरी के थ्रू करवा रही है। दूसरा कि जो संविधान बचाने वाले जितने लोग हैं, इनका अपने आप की जो नेचर देखोगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, इनका एंटी रिजर्वेशन रहा है। जब जो बीएसपी है ना, जो प्रमोशन में जो आरक्षण के लिए बिल लेकर आती है, वो समाजवादी पार्टी ने वहाँ के फाड़ दिया था संसद में। कांग्रेस का जो उसका सिब्बल का, कई बार उन्होंने कपिल सिब्बल का देखो पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, एंटी रिजर्वेशन कभी ये कांग्रेस का बोया हुआ बीज है। तो जिसको आज हम दे रहे हैं कि आज जो कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है कि रिजर्वेशन को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, तो मैं ये बोला कि उनका संविधान बचाने का वो है, वो इलेक्शन के समय याद आता है। उन्हें लगा कि उनकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स और जो काउंटर नहीं होते, सोशल जस्टिस की उन्होंने पॉलिटिक्स अपनाई संविधान बचाने की। इसमें बाकी जो दलित बहुजन है उनको मोबिलाइज किया, वो आए। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे संविधान बचाने की प्रोसेस, संविधान तो सबको सेफ गार्ड के देता है, चाहे संविधान का कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन संविधान सबको सुरक्षा की बात करे। लेकिन यहाँ संविधान में दलित लड़कियों का, आदिवासी जो दलित पे अट्रोसिटी हो रहा है, उस पर ये लोगों का शांत रहते हैं। क्या संविधान बचाने के दायरे में ये नहीं आते? तो किस बात की, जहाँ देश का सिटीजन सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो किस बात की संविधान बचाने के? तुम सिर्फ संविधान नहीं बचा रहे थे, सिर्फ अपना वजूद बचा रहे थे, जो तुम्हारा खो गया था। 70 साल तुम्हारा राज किए हैं, उसके बाद तुम्हारा वजूद खो रहा है। जब तुम्हारा खुद का अस्तित्व खतरे में आया, तब तुमने संविधान का सहारा लिया, बाबा साहब का सहारा लिया है। विश्वजीत हमारे साथ में है। मैं एक सवाल यहाँ पर बहुत ही खास है जो मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से शेड्यूल ट्राइब की भूमिका रहती है वोटों के आधार पर, वो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को वोट देना ज़्यादा सही समझता है। काफ़ी सारे इलाकों में, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, एक बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस को, कहने के जो शेड्यूल ट्राइब का है वो देता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पर कहने के अब जो राहुल गांधी का रवैया है, क्या नहीं लगता कि वो, भले ही उन्होंने इतिहास में काफ़ी सारी गलतियाँ की होगी कांग्रेस के ज़रिए, लेकिन राहुल गांधी अब कहीं न कहीं जो है उनके सोच में थोड़ा परिवर्तन आया है, या फिर वो परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं लगती आपको? मुझे तो नहीं लगता है कि ये भी कास्टिस्ट माइंडसेट है। अब अगर यही कांग्रेस सरकार, जो कर्नाटका में इनका गवर्नमेंट है, वही एसटी से फंड को डाइवर्ट करते हैं किसी और पर्पस के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उनका हिपोक्रेसी दिखाई देता है कि आज ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये संविधान बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद का पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं। और इनमें हमें बहुजन जो सेक्शंस है, कम्युनिटीज, उनको समझना पड़ेगा कि उनको इस्तेमाल करके, उनके यूज़ करके खुद का जो एग्जिस्टेंस है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और कांग्रेस इतना सालों से रहा है, ये जो डिमांड, तमाम तरीके का जो डिमांड है, हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का, क्यों, मतलब जो एसटी से आप अगर देखेंगे IIM जैसे इंस्टीट्यूट में एक भी एसटी प्रोफेसर्स नहीं है। बस ये बीजेपी को हम लोग ब्लेम करने से नहीं होगा, कांग्रेस को भी ब्लेम सिमिलर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी सरकार था इतना सालों से। तो ये अच्छे सोच नहीं रखते, कभी नहीं रखे। हाँ, और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में यही राहुल गांधी जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, वही सीप का फोटो लेके आते हैं, बोलते हैं कि मतलब इसके बारे में बोलेंगे, ये बोलेंगे। मतलब सोचिए, हमें पता है, हम ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, इस ब्राह्मणिकल सिस्टम की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की पहले वजह वो संविधान भी तो दिखा है। से दिखाए हम, हाँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आज इस बहुजन कम्युनिटी का जो हालात है, क्यों है, वो है ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर। और ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर एक आधार है हिंदुज्म का, जो हिंदुत्व का, और उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं ये। तो ये मुझे लगता है दोगलापन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये भी कुछ, एक मैं मतलब थोड़ा फनी वे में बोलना चाह रहा हूँ कि इस देश में बोले थे हाथ से हालात बदलेगा, एक मतलब नारा चल रहा था। मैं कहता हूँ हाथ से हालात नहीं बदलेगा, इस देश का हालत बदलेगा तो बाबा साहेब के विचार से बदलेगा, इस देश का हालत बदलेगा तो बिरसा मुंडा के विचार से बदलेगा, काशीराम के विचार से बदलेगा, सावित्रीबाई फुले के विचार से बदलेगा।
हम कंक्लूजन पर जाएंगे। काफ़ी सारी एक लंबी चर्चा हो गई। जिस तरीके से अभी ये जो मसला है और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है, बहुजन विचारक है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आप सभी का भी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा आवश्यक थी भावसा के तौर पर। एक है कि अब ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो रवैया है, जिस तरीके से प्रमोद जी ने भी बताया कि बसपा का किस तरीके से स्टैंड है, बहन मायावती ने लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। तो आखिर बहन जी का, बहन मायावती का, बसपा का स्टैंड आखिर इतना क्लियर क्यों है? इसके पीछे की क्या कुछ वजह होगी? इसका क्या रीज़न लगता है आपको? इसका रीज़न एक ही है, जो बहुजन हित को बचाना है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो इस देश में, हर पार्टी, चाहे वो गांधीयन पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो हिंदुत्व पार्टी हो, हर पार्टी चाहता है कि बहुजन पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। क्योंकि बहुजन पॉलिटिक्स सीधे ब्राह्मणवाद पे अटैक है, ब्राह्मणवाद पे चोट है, सीधे करारा प्रहार है वो है। कि जब बहुजन पॉलिटिक्स है तो हमारा कल्चरल लेगेसी आएगा, एक कल्चरल जो होती है, जो आरएसएस आफ्टर इलेक्शन आरएसएस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सीट भले ही कम आई हो बीजेपी की, पर हमारा कल्चरल ग्राउंड मजबूत है। वही वो कल्चरल ग्राउंड को खतरा है बहुजन पार्टी से, बहुजन पॉलिटिक्स से खतरा है। तो वो सीधी के और बिल्कुल बहन जी का और बीएसपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनके कि हमें बहुजन हितों से, बहुजन मुद्दों से कोई समझौता नहीं करना है, हमको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है। उनको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स, ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट जो आया है, जो डिसीजन आया है, वो मामला बड़ा हितैषी वाला मामला नहीं है। आज उनको ये याद आ रहा है कि इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, जाती है तो इसके समर्थन में भी है, बिल्कुल समर्थन में है। लेकिन उसका वही चीज नहीं कि उसी सेंटीमेंट को उन्होंने कैप्चर किया है। किस तरीके से थोड़ा बताइए। जो नाराजगी थी अपने कम्युनिटी में कि हमको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है और कुछ जातियों को मिल रहा है, वो एक जो नाराजगी थी उसको उन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन किसने कैप्चर किया है? अब जो रूलिंग कास्ट है, जो रूलिंग पार्टियां हैं, उन्होंने इसी को कैप्चर किया है। आरएसएस की बात कर, आरएसएस भी उन्हीं शेड्यूल कास्ट के बीच जाकर काम कर रहा है, जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है विघटन वाला, कि इन्हें ज़्यादा मिल चुका है, इन्हें कम मिल चुका है, तो ये क्या आरएसएस का एजेंडा है? अपर कास्ट का एजेंडा है। आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संस्था है, बीजेपी एक ब्राह्मणवादी पार्टी है, कांग्रेस एक ब्राह्मणवादी पार्टी है। वो पूरा का पूरा हम अलग नहीं देखते हैं, हम सबको एक फ्रेम में देखते हैं। ये उनका एजेंडा है, उनका वो हितैषी नहीं है कि जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा आज उनके लिए हितैषी बन गए। आपके पास पहले क्यों नहीं, आपने पहले क्यों नहीं सोचा है? जब सीटें खाली जा रही हैं, रिजर्वेशन का उल्लंघन हो रहा है, बैकलॉग आ रहे हैं, और जिनकी काबिलियत बनानी थी रिजर्वेशन के बेनिफिट, उस पर आपने बोला नहीं, तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं आई? आज आपको याद आ रहा है को पीछे छूट गए। तो मसला क्या है? मसला सीधा पॉलिटिक्स का, कि आपकी सोच, आपका अप्रोच पॉलिटिकल अप्रोच है। सीधे मसला वही कि आपका पॉलिटिकल जा रहे हो, आप ये सोच के नहीं जा रहे कि हमको वेलफेयर देना है, उनको वेलफेयर पहुंचाना है। आपका अप्रोच पॉलिटिकल है, आपको बहुजन पॉलिटिक्स और बहुजन कम्युनिटी को तोड़ना है। तो ये सीधे पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल इंटरफेयर है। अगर यही बात है, जो बहन जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर, क्यों उनको पता है कि अगर हमने ये पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, ये उनका इंटरवेंशन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। उनका ये नहीं कि ये बड़ा वेलफेयर का एजेंडा लेकर आ रहे हैं, वो ये नहीं है, वो पॉलिटिकल इंटरफेयर। वो चीज़ को समझ रही है बहन जी, वो बीएसपी समझ रही है इस चीज़ को, कि अगर ये हमारे पॉलिटिक्स को तोड़ना चाहते हैं। आखिर क्यों? जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी ये रिजर्वेशन के सपोर्ट में रही है, कभी ये कास्ट सेंसस के सपोर्ट में रही है, आज वो बोल रहे हैं सब कटेशन के सपोर्ट में। आपने रिजर्वेशन के सपोर्ट में नहीं मिला, अब सब कटेशन के सपोर्ट में आपकी जुआ कैसे खुल गई? ये हिपोक्रेसी है ना। आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? आपको उस टाइम दर्द चुभन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे चुभन हो रही है, आप यहाँ पीड़ा हो रहा है हमारे लिए, आप उस टाइम क्यों नहीं एनएफएस लगाता? तब आप क्यों चुप रहे? तब आपकी प्रिविलेज कहाँ जाती है? तब आपकी प्रिविलेज पे चोट नहीं आती? तब आपको दर्द नहीं होता? अब जब हमारे लोग को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपने उसके रीजन पे जाने के क्यों नहीं सोचा? आखिर क्यों नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन? आपने कभी उस चीज को सोल्यूशन क्यों नहीं किया? आपने उस चीज को उसको अपने एक विषय क्यों नहीं बनाया? आपने उस पर क्यों नहीं पहुंचा कि रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों? अरे हमारे पास न जमीन है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास घर है, हम रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे ले लेंगे? आपने कभी सोचा कि हमारा अपना घर होना चाहिए, हमारे भी जमीन होनी चाहिए, हम भी खेती करेंगे, हमारे लोग भी व्यापार करेंगे, हमारे लोग भी बिजनेस में होंगे, कॉर्पोरेट में? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। लेकिन आप सबकट्राइजेशन पे सोच रहे हो। आप एक हिपोक्रेसी है ना, सीधे जहाँ सोचना चाहिए आप वहाँ नहीं सोच रहे हो, जहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है सोचने की, आपने वहाँ पे सोचा नहीं। तो ये अगर ये हिपोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से और पॉलिटिकल अप्रोच से आएगा, तो हम उस अप्रोच को तोड़ेंगे। हमको पता है कि हमारे लोग पीछे हैं, और वो हमारे लोग पीछे, और हमारे लोग कर भी रहे हैं। नालंदा एकेडमिक हमारे सामने, एकलव्य हमारे सामने, तमाम संगठन सामने जो हमारे लोग को एजुकेट कर रहे हैं और वहाँ से रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं।
हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपने लोग का हक खाएं। हम रिजर्वेशन को लेकर आए भी हैं तो हम पेबैक भी कर रहे हैं। मानो हमारी पॉलिटिक्स भी पेबैक का पॉलिटिक्स है, तो हम पेबैक भी कर रहे हैं। अगर फिर भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है तब हमको क्रिमिनल मत बनाइए, हमको दोस्त मत दीजिए। आपकी फेल्योर है। आप सरकार में, सत्ता आपके पास में, इंस्टीट्यूशन आपके पास, रिसोर्स आपके पास है, पॉलिसी आपके पास है, आप जिम्मेवार हैं उसके लिए, हम जिम्मेवार नहीं है। तो आप ये अप्रोच बदलिए। आप उनके बीच काम के, आप स्कूल खोलिए हमारे गांव में, आप जमीन का बंटवारा कीजिए, आप जितनी जिसकी संख्या उसको हिस्सेदारी दीजिए। आप हमको बिजनेस, आपको कॉर्पोरेट में घुसने दीजिए, हमको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दीजिए। हम तब दिखाएंगे कि हम रिजर्वेशन किस तरह से अच्छे से काम करता है, हम तब बताएंगे। मेरा ये है कि जो आपका सवाल है कि पार्टी का स्टैंड कैसे क्लियर है, जी। तो एक्चुअली रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का जो मुहिम है, वो मान्यवर साहब ने एक मूवमेंट चलाया था कश्मीर से कन्याकुमारी से। और जो मंडल कमीशन लागू होता उसके पीछे एक एक मूवमेंट चला था, जो मान्यवर साहब डीएसएफ और बाम सेब के थ्रू ये लीड किया गया था। तो उसने एक सरकार के पास, क्योंकि कालेकर कमीशन भी आया था, नहीं उसके बाद ये मंडल कमीशन भी आया था, लेकिन लागू कराने के पीछे एक मूवमेंट था, इसलिए सरकार पे एक दबाव बनाया, उसने मूवमेंट लागू किया। तो उसके पीछे मान्यवर साहब ने एक तरह से सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इवन उन्होंने जेल भरो आंदोलन का भी आह्वान किया था। अगर सरकार लागू नहीं करती तो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और पूरे देश में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह होंगे और सरकार पे प्रेशर बनाया गया था, इसलिए मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो ये जो रिजर्वेशन का जो डिबेट है, जो फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोडक्ट है हमारे मूवमेंट का, जो हमारे मान्यवर साहब ने, बामसेफ ने लीड किया। पेबैक सोसाइटी का कंसेप्ट जो पीछे रह गए हमारे, और सरकार पर उस तरह से प्रेशर डाला था। तो वो पार्टी एक मूवमेंट से निकली पार्टी, वो जानती है भली-भांति इसका क्या है। आज जो रिजर्वेशन की बात कर, मैं बोलता हूँ कि रिजर्वेशन का जो 3% जो पब्लिक सेक्टर में रह गया है, बाकी हर सेक्टर प्राइवेटाइज कर जाते हैं। एयर इंडिया प्राइवेट के बहुत सारे प्राइवेट करते हैं। रिजर्वेशन इनडायरेक्ट वो एक तरह से डिसमेंटल कर, मतलब एक अप्रभावी बना रहे हैं। तो वो बाकी जो संस्थान हैं, जो 97% मीडिया संस्थान है, मंदिर हैं, जितने बड़े पुजारी बैठे हैं, मठाधीश कौन है, कास्ट के हैं, राम मंदिर का देख लीजिए कितने पुजारी हैं, वो दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी से हैं। और मीडिया संस्थान में देख लीजिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में हैं। वो जो सेक्टर है वहाँ कोई बात नहीं करता, वो कौन बैठा है। बाकी जो गाँव में है, लैंडलॉर्ड कौन है। तो इन सेक्टर पे जो है, जो इनडायरेक्ट रिजर्वेशन है, वहाँ ब्राह्मण के लिए हेजेमनी है। सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए और राज्यसभा में और हर जगह देख लीजिए, एक पार्टिकुलर कास्ट का डोमिनेंस है। तो आप उस सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक ओनली 3 सेक्टर है, उसमें भी क्या कर रहे हैं आप, रिजर्वेशन लाए, सब फेडरेशन का लाओ, इसमें वो बात नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्लियामेंट के थ्रू आना चाहिए, उसके थ्रू एक पॉलिसी के थ्रू, कि जो पिछड़ी है प्रॉपर रिसर्च हो, कास्ट सेंसस हो, एक रिसर्च डाटा सामने है कि कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन सी रह गई, उन पिछड़ी जातियों के लिए सरकार प्रोविज़न करे। दूसरा है कि जिस तरह का सरकार का अप्रोच है कि उनको रिजर्वेशन बेनिफिट देना नहीं है, ना ही उनका ये मंशा है कि जो पिछड़े रह गए हैं उनको फ़ायदा दिया है। और ऐसी मंशा होती तो 70 साल में पिछड़े नहीं होते, सीटें फुलफ़िल होती। उनका मंशा है कि एक जो कास्ट है वो असर्टिव रूप से एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के इनके सामने खड़े, वो जो ब्राह्मणिकल है, जो जो एटीट्यूड है, जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, उसको चैलेंज करती है। उस कास्ट को या क्रीम लेयर करके बाहर करना है, ताकि इस तरह से उनको जो थ्रेट है, जो अपने ब्राह्मण के स्ट्रक्चर को जो बनाए रखे हैं, उसको वो खराब स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हो, उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। उसमें क्या करें, उन्होंने क्या किया कि उस कम्युनिटी को आप में ही लड़ा रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि सर्टेन कम्युनिटी है, आपको बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये आपका हक खा रहे। इस तरह से उसी जाति में उसी को दुश्मन बना रहे हैं कि आपस में, जैसे कि अंधा में कि माला मादिका इधर चमार वाल्मीकि और बाकी स्टेट में है कि अपनी कम्युनिटी को दुश्मन बना करके अगर बीच में फूट डालो वाला, उनका ये मकसद है कि फूट डाल करके वो इनको, लेकिन वो अपना फेलियर है। वो तुम कितना प्रयास किए, तुम कितना रिजर्वेशन को तुम स्क्रूटनाइज किए, कितना फेल किया है, स्टेट ने कितना पॉलिसी बनाया है, और तुम कितना मतलब इसके मतलब कितने इच्छुक हैं रिजर्वेशन को देकर के। आज भी इवन जेएनयू जैसे संस्थान में भी रिजर्वेशन फुलफिल नहीं होता है। तो ये प्रोग्रेस से बोलते हैं कि जब मंडल कमीशन आता तब यहाँ के बिपिन चंद्रा और भी प्रोफेसर थे जो सो कॉल जो प्रोग्रेसिव बोलते हैं कि रिजर्वेशन में जेएनयू में आएगा तो एक इफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये इफिशिएंसी का मतलब क्या है? ये मेरिट का जो ठेका है ना, ये एक इन्होंने ले रखा है कि इनके पास मेरिट नहीं है। तो इस तरह से मेरिट के नाम पे, इफिशिएंसी के नाम पे, इस तरह से हमारे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी का जो एक गेट ब्लॉक किया है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो
जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो जिससे महापुरुषों ने बोला कि एजुकेशन के थ्रू अपने एम्पावर करके सोसाइटी को वो कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही है तुमको एक दलदल से निकाल करके आप एक राष्ट्रपति को तो बना सकता है। चाहे फुले का हो, चाहे बाबा साहब एजुकेशन पे जोर दिया है। तो इस तरह से जिसका इतिहास रहा है कि एकलव्य के लिए उन्होंने अंगूठा काट दिया, शंभू को मार देते हैं। यहाँ आकर के वही सेम चीज़ें द्रोणाचार्य आज भी है, लेकिन द्रोणाचार्य का रूप बदला है, लेकिन द्रोणाचार्य आज भी है। आपको 1 नंबर दे करके वो अंगूठा काटने का 0 डेसिमल में नंबर देने का क्या सेंस बन रहा है, 0.5 नंबर दे रहे हैं, वो क्या है। इंस्टीट्यूट में NFS लगा देते हैं। मतलब जहाँ ये जो संभावित जो क्षेत्र होता है वहाँ जिनको लगता है कि यहाँ वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो इस तरह से ये इनका एटीट्यूड रहा है। तो उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। एक काफ़ी सारी जो लंबी चर्चा आज हमने की है इस बहुत गंभीर मुद्दे पर, पूरी की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है और भापसा का जो स्टैंड है SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आपने सुना है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।